हेलो दोस्तों। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट की आज क्लास होने वाली है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा डिटेल हिंदी मीडियम के लिए, और आपको इंग्लिश मीडियम में भी इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं आप। तो देखिए, पहला हमारा क्या है कि इनकम टैक्स का परिचय हम देते हुए बताएंगे, इंट्रोडक्शन इन इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स वह कर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों या फार्मों या कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं की आय पर लगाया जाता है। भारत में आयकर का निर्धारण और संग्रहण आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 के अनुसार किया जाता था। एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए जैसे एक्टर लोग हैं या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, तो करोड़ों में डील कर रहा है। सरकार से लिमिट क्या है, 1 लाख 2 लाख की, तो वो करोड़ों में कमा रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अर्निंग हो रही है उसकी, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसीलिए उसे टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स। और अगर नहीं भरता उसे, तो उसके यहाँ छापा पड़ सकता है इनकम टैक्स का ज़्यादा पैसा होने पर। ठीक है, इसीलिए इनकम टैक्स देना उचित है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी डिफिनेशन क्या है, सिंपल में समझिएगा। आय आय क्या है, ठीक है। आय यानी इनकम, आय पर सरकार द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर आयकर कहलाता है। इंग्लिश में इनकम टैक्स इन अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। गवर्नमेंट पर्सन से ही लेती है, ठीक है। आयकर की विशेषताएं क्या है, इनकम टैक्स की विशेषताएं, मतलब इनकम टैक्स की विशेषताएं देखिएगा। यह एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। यह आय पर लगाया जाता है। इसका भुगतान करदाता स्वयं करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले दिखा दे रहे हैं आप सभी को, डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ से एक बार देख लीजिए। 4 पॉइंट देखेंगे, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वाउज वार्डन कैन नॉट बी शिफ्ट एन अदर पर्सन। मतलब कि क्या है, प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, प्रत्यक्ष वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो कर का भुगतान करता है, ठीक है। जो कर का भुगतान करेगा उसी पर भार पड़ेगा, यानी डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स संपत्ति कर, यही होता है। इनकम टैक्स संपत्ति यानी एसेट कर, यही होता है। इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स देख लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वाउज वार्डन कैन बी शिफ्टेड। मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है। एग्जाम्पल जीएसटी, ये सब होता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर आप समझ चुके हैं। एक पर्सन के लिए होता है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। इन डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। भुगतान करदाता एवं स्वयं करता है। उपभोक्ता द्वारा वहन किया गया भार का स्थानांतरण संभव नहीं है। ये सब आदि है, ठीक है। यहाँ देखिए आयकर के उद्देश्य, इनकम ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्ट सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना, आर्थिक समानता को कम करना, देश के विकास कार्यों के लिए धन जुटाना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। इंग्लिश में देख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए इसको। महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ें हमने ऊपर कवर करा। यहाँ आयकर क्या है, आयकर की विशेषताएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इतना चीज़ें हमने क्लियर कर दिया है इस लेक्चर में। एमसीक्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्व आराम से कर लेंगे। आयकर की किस प्रकार का है, तो आप सिंपल से बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। भारत में आयकर किस अधिनियम द्वारा संचालित हो, तो आपको बताया था मैंने 1961, ठीक है। पार्ट सेकंड देखेंगे इसका, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, और देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आयकर यानी इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 2 से 7 के अनुसार करदाता वह व्यक्ति है जो आय से भुगतान या किसी अन्य संबंधी दायित्व से उत्तरदायी होता है। सामान्य करदाता, प्रतिनिधित्व करदाता, दोषी करदाता और चूक करता करदाता। इंग्लिश में देख सकते हैं इसका। एग्जाम्पल, यदि स्त्री यानी कोई है ऑब्जेक्ट, एक ही आय यानी इनकम योग्य सीमा से अधिक है तो स्त्री की करदाता एसेट है, करदाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल। इंग्लिश में देख लीजिए, आप सभी पढ़ लीजिए। इंग्लिश में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेकंड देखिए, पर्सन क्या है, व्यक्ति, व्यक्ति पर इनकम टैक्स क्या लागू नियम है, ये देखिए। इनकम टैक्स अधिनियम धारा 2 के 31वें के अनुसार व्यक्ति पर्सन शब्द में निम्नलिखित शामिल है। व्यक्ति, इंडिविजुअल, हिंदू, डिवाइडेड फैमिली, HUF हिंदी, विभाजित परिवार, कंपनी, फॉर्म। व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह, ये इस नियम में आते हैं, ये चीज़ें डिटेल में है। यहाँ पे आ गया स्थानीयकरण, कृत्रिम न्याय,
न्यायिक व्यक्ति। इंग्लिश मीडियम में आप लोग देख सकते हैं इसे, नोट करते चलिए तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि एग्जाम में अभी 2 से 3 मंथ है। तो एग्जाम में जब 2 से 3 मंथ बचे हुए होते हैं तो बच्चे लापरवाही से पढ़ते हैं, ये मुझे पता है। क्योंकि जब 2 से 3 दिन बचते हैं तभी उनको याद आता है कि हाँ यार पेपर भी है। इसीलिए आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, मुझे पता है, लेकिन बनाइए तभी आपको समझ में आएगा। अभी से सीरियस हो जाइए। देखिए आय क्या है, आय का मतलब इनकम होता है। आयकर अधिनियम की धारा 224 के अनुसार आय इनकम का अर्थ केवल धन प्राप्ति की नहीं है, बल्कि इसमें वेतन, लाभ, बोनस, कमीशन, लाभांश आदि भी शामिल है। वेतन, सैलरी, बोसन सॉरी बोनस, कमीशन, किराया, लाभांश, व्यापार लाभ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन देख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बताया मैंने अभी। देखिए यहाँ पे क्या है, धारा 3 के अनुसार वह वित्तीय वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है पूर्व वर्ष प्रीवियस ईयर कहलाता है। वर्तमान में पूर्व वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि 1 अप्रैल से 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रीवियस ईयर 2025-26 ये होता है। क्या होता है ये, आयकर इनकम एक्ट जो है वो। इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, क्लियर। हिंदी माध्यम धारा 29 के अनुसार पूर्व वर्ष के तुरंत बाद आने वाला वर्ष जिसमें पूर्व वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है निर्धारण वर्ष अजर्मेंट ईयर कहलाता है। पूर्व वर्ष निर्धारण वर्ष 2025, 26, 27 यही सब पूर्व वर्ष है। 2025, 26 भी पूर्व, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हेडिंग पर ध्यान दीजिए और नेक्स्ट यूनिट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूमेरिकल में देखिए क्या आता है, यदि किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आय अर्जित की है तो उसका निर्धारण वर्ष क्या होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, देख सकते हैं। समाधान भी इसका दिया है मैंने, पूर्व वर्ष यानी कि 2024-25 और अंततः निर्धारण वर्ष 2025-26 ये होता है इसका समाधान, ठीक है। फाइनल और एग्जैक्ट प्रारंभ यानी फर्स्ट। सोल्यूशन क्या है देखिए, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। पहला, दूसरा प्रीवियस ईयर हो गया, ये थे फोर्स एलिमेंट, ठीक है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करदाता की परिभाषा मैंने आपको बताया ऊपर, व्यक्ति पर्सन कहाँ से दिया, इनकम टैक्स को परिभाषित कराया, पूर्व और उस वर्ष में निर्धारण बताया अभी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। एमसीक्यू भी इसके कुछ देख लेते हैं, उसके बाद तीसरा पार्ट चालू करेंगे। एसएस परिभाषा धारा में दी गई, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, इसे कहते हैं करदाता। प्रीवियस ईयर की अवधि क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पार्ट 3 आ गया है, आवासीय स्थिति क्या है। आवासीय स्थिति, रेजिडेंटल स्टेटस, यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति की कौन सी आय भारत में कर योग्य यानी टैक्सेबल होती है या नागरिकता सिटीजनशिप से अलग होती है। कोई भारतीय नागरिक भी नॉन रेजिडेंट एनआर हो सकता है और कोई विदेशी रेजिडेंट हो सकता है यदि वह आयकर अधिनियम की शर्तें पूरी करता है। महत्वपूर्ण रेजिडेंस स्टेटस का निर्धारण है, प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में इसका देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसके देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्यक्ति की आवासीय स्थिति के प्रकार, टाइप ऑफ रेसिडेंटियल स्टेटस। रेसिडेंटियल एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ORR, निवासी एवं सामान्य निवासी। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR, निवासी लेकिन सामान्य निवासी नहीं, इसका मतलब है। नॉन रेसिडेंट NR, अनिवासी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ रहा हूँ इतना स्लो इसीलिए कि आप सभी समझें बात को, जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश मीडियम में इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करिए, हिंदी में समझा दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति निम्न निम्न में से किसी एक शर्त को पूरी करता है तो वह रेजिडेंट माना जाता है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, निवासी या सामान्य निवासी, रेजिडेंट मतलब। शर्त, भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा हो। शर्त 2, भारत में 60 दिन या अधिक रहा हो। पिछले 4 वर्षों में कुल 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो, उसे ही हम रेजिडेंट मानते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इसको देख लीजिए, इसकी शर्तें देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इसकी शर्तें देख सकते हैं आप, कंप्लीटली आप देख सकते हैं इसकी शर्तें। और हिंदी में आ गया है क्वेश्चन, और आ गया है, क्या है देखिए, श्री ए भारत में 190 दिन रहे, मतलब XYZ कोई भी, वो बंदा भारत में 190 दिन रहा है, उसकी रेजिडेंटियल स्टेटस बताइए। अब क्वेश्चन आ गया है ना, तो मैंने क्या बोला था, वो रहा हो भारत में भाई, 190 दिन इसने रहा है तो इसकी रेजिडेंटियल स्टेटस किससे हम नापेंगे, 182 दिन से नापेंगे, जो कि ज़्यादा है भाई। इस समान
समाधान इसका देखिए, अंततः श्री आ रेसिडेंट है भाई, है रेसिडेंट है भाई, इसने 82 दिन की कैटेगरी से ज़्यादा जो है रहा है व्यक्ति, तो ये है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसका। अब बी वाला देखिए, किसी कोई एक्स वाई जेड व्यक्ति है जो कि 100 दिन रहे हैं पिछले 4 वर्षों में, 400 दिन भारत में रहे। भाई ये तो बात थोड़ा अचंभव लग रहा है। इंग्लिश में देख लीजिए इसका क्वेश्चन, समाधान देखिए। 400 वर्ष यानी 100 दिन 60 से अधिक है, पिछले 4 वर्ष यानी 400 दिन 365 से अधिक है, बी रेजिडेंट है, ठीक है। वहाँ किसकी बात हो रही थी, देखिए रेजिडेंट की बात तो हो रही थी। यहाँ पे बात हो रही थी कि रेजिडेंट बनने के बाद व्यक्ति को 2 भागों में बांटा जाता है, OOR ONOR, ठीक है, इस भागों में बांटा जाता है। तो OR में आपकी शर्तें क्या थी ये देख सकते हैं, भारत में 90 दिन रहा हो, ठीक है, 365 दिन रहा हो, यहाँ पे शर्त 2 है 60 दिन, ये शर्त याद रख लीजिएगा। रेजिडेंट वाला, रेजिडेंट उसे तब माना जाएगा जब वो भारत में 182 दिन से ज़्यादा रहा हो, और रेजिडेंट भारत में दिन रहा हो, शर्त 2, तब भी उसको रेजिडेंट, 4 वर्ष 365 दिन भारत में रहा तभी उसको माना जाएगा। तो वहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया था मैंने, ये वाला। इंग्लिश में देख लीजिए, ये लिख लीजिए, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट बनने की शर्तें क्या है, स्टेटस, कंपोजिशन, ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया इस पार्ट में, ठीक है। MCQ देख लीजिए इसका, यदि कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहता है तो वह क्या होगा, भाई सिंपल से मैंने बताया था ना, वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट हो नहीं सकता भाई, NR हो नहीं सकता, बताया था मैंने, शर्तें याद रखना, सिंपल। यहाँ भी आगे रेजिडेंट स्टेटस निर्धारित करता है प्रीवियस ईयर के लिए, हर प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा है उससे बात होगी। अगला पार्ट देखेंगे, अगली पार्ट में क्या है, यूनिट कंप्लीट करेंगे ना। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कुल आय का दायरा, स्कोप ऑफ कुल इनकम, टोटल इनकम जिसे कहते हैं। कुल आय का दायरा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का अर्थ है किसी व्यक्ति की कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य या टैक्सेबल होगी, यही उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करती है। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए इसका, इंग्लिश मीडियम में आपने देखा, एक मिनट देख लीजिए इसको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, टोटल आय के यानी टोटल इनकम के मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्सेस ऑफ इनकम, टोटल इनकम। किसी व्यक्ति की इनकम निम्न प्रकार की होती हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्जित हो रही है यानी एक्रियोड बाय एजरिंग इंडिया, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रियोड, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं आप, रेसिडेंटल स्टेटस के अनुसार टैक्सेबिलिटी, रेसिडेंटल स्टेटस भारत में प्राप्त करने की आय भारत अर्जित अवेश, ये देख सकते हैं। ORT टैक्सेबल, टैक्सेबल ORN टैक्सेबल, ये समानता होता है भाई। नोट पॉइंट पे देखिए बात करिए थोड़ा, नोट पॉइंट, विदेश की कुछ आय विशेष परिस्थिति पर योग हो सकती है जिसे भारत में नियंत्रित व्यवसाय में आए। इंग्लिश मीडियम में इसको देखिए, नोट करिए, नोट करते चलिए बस, टॉपिक को समझते चलिए प्यार से। OR नहीं, ROR क्या है, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल, RNOR क्या है, मोस्टली इंडियन इनकम टैक्सेबल, NR क्या है, ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल, ठीक है। नमेरिकल देखिए इसमें क्या है, XYZ कुछ भी है, तो ए का रेसिडेंट एंड ओरिजिनली रेसिडेंट ओआरएस, उनकी भारत में आय जो है 8 लाख तथा विदेश में आय उनकी 3 लाख है, ठीक है। तो कुल योग आय ज्ञात कीजिए, समाधान देखिए। इंग्लिश में आप इसका प्रश्न देख सकते हैं, एक मिनट दिखा दे रहे हैं आपको, इंग्लिश में इसका प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद हम समाधान बात करेंगे। भारत की आय 8 लाख, विदेश की आय 3 लाख, कुल योग कितना हुआ, 11 लाख का। तो 11 लाख का जब हुआ कुल योग टोटल, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व तो हो गया ना भाई, टोटल कर दिया यहाँ पे, टोटल टैक्सेबल इनकम इसमें ज्ञात करना था, ठीक, कुल योग आ गया। न्यूमेरिकल सेकंड देखेंगे, मान लीजिए कोई XYZ है, बी नॉन रेजिडेंट NR है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, NR जिसे कहते हैं, भारत में उसकी आय 6 लाख है, विदेश में 5 लाख है, 6 5 11, ये भी हो गया, टोटल योग इसका 11 हो गया, 11 लाख हो गया। लेकिन भारत की आय टैक्सेबल है, विदेश की आय टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका 6 लाख की इनकम बनेगा। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई हैं आपकी, महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया, स्कोप ये मैंने आपको बताया, इनकी योग्यताएं बताई आपको, रेसिडेंट की स्टेटस बताए इंग्लिश मीडियम में। अब MCQ भी बात करेंगे इनकी, ठीक है।
ROR की कौन सी आय कर योग होती है? भारतीय विदेश, ठीक। आगे देखिए, नॉन नॉन रेजिडेंट एनआर के लिए विदेश में याचित प्राप्त समानता नॉट टैक्सेबल। यूनिट 1 का लगभग पूर्ण हो चुका है सारा चीज़ें, पार्ट 5 आ चुका है, यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय की परिभाषा कृषि में, ये चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 आ गया है, कृषि की आय क्या है। व्हाट इज द एग्रीकल्चर इनकम? आयकर अधिनियम 1961 के धारा 2A के अनुसार कृषि भूमि के प्राप्त आय को कृषि आय कहा जाता है। समानता कृषि आय से मुक्त, आयकर से मुक्त एक्सेम होती है। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है मुझे। यदि वह अधिनियम की शर्तें को पूरा करती है। तो इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, इसका पढ़ नहीं सकता मैं, थोड़ा देख लीजिए इसका। अकॉर्डिंग सेक्शन 2A, ओ भाई, अकॉर्डिंग सेक्शन 2A के तहत देख सकते हैं, कृषि आय के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या है इसका? एग्रीकल्चर, कृषि भूमि में सफल फसल की आय, कृषि भूमि का किराया, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि उत्पादों का समान प्रक्रिया बेचने के प्राप्त आय। इंग्लिश में देख लीजिए, नोट करते चलिए सभी चीज़ को। कृषि आय क्या है? व्हाट इज अ नॉट एग्रीकल्चर इनकम। पेट्रो फार्म की आय, डेयरी व्यवसाय की आय, मछली पालन, ये सब कृषि में आता है। मधुमक्खी पालन कृषि भूमि बनाने में होता है, कृषि एग्रीकल्चर में आता है। तो नॉर्मली हमको पता होता है ये सब चीज़ें, नोट कर लीजिए बस, ये भी नोट कर लीजिए। ये भी देखिए 4 पॉइंट क्या है, कृषि आय और गैर कृषि आय में अंतर, डिफरेंट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉट एग्रीकल्चर। तो कृषि आय क्या है, गैर कृषि आय क्या है? कृषि आय में भूमि से प्रति होती है और व्यवसाय नौकरी प्राप्त से होता है, ये बात है। कृषि आय क्या है और नॉन कृषि आय क्या है? तो कृषि आय यानी एग्रीकल्चर, जिसमें किसानों द्वारा कार्य होता है, और नॉन कृषि आय में नौकरी चाकरी वाला कार्य होता है। उदाहरण गेहूँ, धान, गन्ने फसल, वेतन, लाभ, किराया दूसरा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1, XYZ कोई व्यक्ति है, ठीक है। ए ने खेती की, कितने की? 4 लाख की। खेती से 4 लाख कमाए, बताइए यह आय का योग है या नहीं। खेती से कमा रहा है तो भाई पहले इसका आय देखेंगे क्या क्या मिला रहा है इसमें, ठीक है। यह कृषि आय है या नहीं, समानता आय से मुक्त है इस पर। यह कृषि आय है, ठीक है। यह समानता आय कर से मुक्त है, इसमें कोई आयकर देना नहीं है। 4 लाख है, किसान की मेहनत है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कोई XYZ है, कोई बी की आय कितनी है? खेती से आय कितनी हो रही है? 2.5 लाख की, ठीक है। 2.5 लाख की आय रही थी, वेतन उसका 6 लाख आया, ठीक है, वेतन आ गया। बताइए कौन सी आय का योग है। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कृषि आय, समानता कर मुक्त, वेतन कर योग। तो सोल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर इनकम जनरली एक्सपेक्ट सैलरी इनकम टैक्स टेबल, ये हो गया। महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए मैंने प्रश्न इतने बता दिए पार्ट 5 में। कृषि आय की परिभाषा, कृषि आय में स्रोत, कृषि आय में ये चीज़ें इसमें नोट है, आप PDF में प्रोवाइड है, देख लीजिए। ये पढ़ा चुका मैं इतना चीज़। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। MCQ देख लीजिए बस। कृषि आय की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2A सेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है? इनकम, सैलरी, कन्वर्जन, क्रॉप। अगला फाइनल रिवीजन यूनिट 2 मिलेगा, यूनिट 1 में मिलेगा। तो वेट कीजिए अगले लेक्चर का, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।